नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। मोहब्बत और सियासत दोनों तिजारत पर आधारित है, यानी कि बंदगी पर, बंदना पर, रिक्वेस्ट पर। आजम खां इस विचार से हमेशा अलग रहे। एक उनका अलग तेवर रहा। लगभग 5 साल के बाद 2 राउंड में वो जेल से छूटे हैं और अभी पिछले दिनों 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव उनसे मिलने उनके घर गए। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये एक राजनीतिक सियासी पुनर्मिलन था। जेल से बाहर आने के बाद जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ वो लगातार जनता के सामने हैं, उससे वो इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया केंद्र बने हुए हैं। आजम खां की इसी अहमियत को बरकरार रखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा पेड़, मजबूत दरख्त करार दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि आजम के घर पहुंचकर अखिलेश यादव ने उन सारी दूरियों को पाट दी जिनको लेकर कभी अफवाह उड़ती थी कि वो मायावती की रैली में जा सकते हैं। आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, वो मिलना नहीं चाहते। ये सब कयास खत्म हो गए। हालांकि इस मुलाकात के लिए अखिलेश यादव को भी एक छोटी कुर्बानी देनी पड़ी है। वो मोहबुल्ला नदवी जो रामपुर के सांसद हैं, उनको अखिलेश यादव अपने साथ लखनऊ से बैठाकर बरेली तक तो जहाज में ले गए, लेकिन वहीं पर उन्हें उतार दिया और आजम खां से मिलने पूरे सम्मान के साथ, कहीं कोई बाधा न पैदा हो, कोई ऐसी नाराजगी की स्थिति न बन जाए, इसको ध्यान में रखकर वो अकेले गए। आजम खां का जो किरदार है इस समय, वो जेल में लंबी यात्रा के बाद अब थोड़ा बदला हुआ है। उनके जो तेवर हैं वो काफ़ी नर्म है। जो व्यक्ति कटाक्ष के लिए जाना जाता हो, जो हेट स्पीच के लिए जाना जाता हो, जिनके शब्दों से आग निकलती रही हो, वो बहुत सधे हुए लहजे में एक सामान्य इंसान की तरह कमज़ोर अपने आप को दिखाते रहे हैं। लेकिन जानने वाले इस बात को जानते हैं कि शेर घायल है अभी वो जब फिर पूरी तरह फिट हो जाएगा तो फिर गुर्राने लगेगा। तो आजम खां ने ये तो दिखा दिया कि वो पार्टी के भीतर अपनी पसंद और नापसंद दोनों को तवज्जो देते हैं और नापसंद के सामने वो चाहे सांसद ही क्यों ना हो, वो झुकने को तैयार नहीं है। वैसे जो अभी तक की तस्वीर दिखाई पड़ती है उसमें यह साफ हो रहा है कि मुसलमान आजम खां के साथ बहुत बड़ी संख्या में लामबंद हुआ है उनके पीछे। उसको उनसे बड़ी संख्या में सहानुभूति आई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की जो सियासत है उसकी सहानुभूति की लहर पर वो सवार हैं और वो लहर दिखाई पड़ रही है। इस समय आप उनको मुस्लिमों में सबसे बड़े नेता के तौर पर, चेहरे के तौर पर फिर से आप उनका नाम ले सकते हैं। आजम के बारे में जो लोग जानते हैं, उनके तेवर को, उनके चरित्र को, उनका ये मानना है कि जिस दिन भी वो ताकत में आएंगे, अपने विरोधियों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ये भी साफ हो जाता है कि आजम खां की जो पार्टी में अहमियत थी और उनके प्रति जो जन समर्थन है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने उनको उन पदों पर बने रहने का ऑफर भी दिया है जिस पर वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर पहले से थे। उनकी फैमिली में अभी कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जब भी कोई निर्णायक स्थिति बनेगी तो कहीं ना कहीं आजम खां की पसंद के लोगों को सेट किया जाएगा। आजम खां वैसे तो कुख्यात रहे हैं कड़वा बोलने में,
लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को कलम भेंट करके दुनिया को ये दिखाया कि वो जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने मुसलमानों के, गरीब लोगों के पढ़ने के लिए की थी। इस कलम की ताकत को वो उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहते थे। अब आपके लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर लाए हैं। बिजली महकमे में ये आए दिन शोर मचता है कि साहब ये बिजली महकमा बिक रहा है, इसका प्राइवेटीकरण हो रहा है और अब यहाँ पर कोई बड़ा व्यापारी आकर निगमों को अपने हिसाब से चलाएगा या खरीद लेगा। ये सब तो हल्ला हंगामा चल ही रहा था। उसी में एक नई समस्या आ गई कि सरकार ने एक वर्टिकल सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है। कुछ जिलों में उसको लागू भी कर लिया है। बिजली विभाग में ये वर्टिकल सिस्टम क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये भी अपने आप में बड़ी मनोरंजक है। उत्तर प्रदेश का बिजली महकमा निजीकरण की प्रक्रिया से पहले ही परेशान है। वहाँ अधिकारी कर्मचारी इस पर वैसे पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब कई महानगरों को वर्टिकल सिस्टम के लिए चुना गया है और कुछ जगह पे लागू कर दिया गया है। कानपुर, बरेली और मेरठ में ये सिस्टम चल रहा है और 1 नवंबर से लखनऊ में भी लागू हो जाएगा। तो वर्टिकल सिस्टम क्या है? वर्टिकल सिस्टम के तहत अब ये जितने एक्सीएन के ऑफिस खुले हुए हैं डिवीजन के रूप में अलग अलग, इनको खत्म किया जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लेसा है, लेसा में एक जोन जो है उसमें 11 केवीए के लिए एक अलग एक्सीएन हो जाएगा। अगर उसमें 5 डिवीजन आते हैं तो वही अकेला देखेगा। 33 केवीए की लाइन के लिए अलग एक्सीएन हो जाएगा, वो देखेगा। उसके बाद फिर जो छापामारी होगी उसके लिए उस जोन में एक एक्सीएन अलग से तैनात हो जाएगा और कमर्शियल के लिए 2 एक्सीएन तैनात हो जाएंगे। भाई एक जोन में मान लीजिए 20 डिवीजन है तो 20 एक्सीएन हो गए और वहाँ पर अब जब 33 केवीए के एक, 11 केवीए के एक, तो एक एक 2 एक्सीएन बचेगा, 18 खाली हो जाएंगे। फिर 2 कमर्शियल में लग जाएगा, एक अर्बन में, एक ग्रामीण में और एक छापा मारने में। कुल 5 एक्सीएन से वो पूरा 20-25 एक्सीएन का काम चलाएंगे। उसी हिसाब से एसडीओ कम हो जाएंगे, उसी हिसाब से जेई कम हो जाएंगे, उसी हिसाब से जो फॉल्ट आती है हर डिवीजन पे, हर सब स्टेशन पर जो तैनात है संविदा कर्मी, वो भी कम हो जाएंगे। तो अगर 10 सर्किल है तो कुल 2 सर्किल रह जाएगी। डिवीजन ऑफिस समाप्त होने पर जो कर्मचारी बढ़ेंगे उनको दूसरे जिलों में उठा के फेंका जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक तो हल्ला नहीं मचेगा कि साहब कर्मचारी नहीं, कर्मचारी बढ़ जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। लेकिन समस्या कहाँ आएगी? अब आपको बिजली में कोई फॉल्ट आती है, आपके घर में कोई परेशानी आती है, तो आप सीधे लाइनमैन को, एसडीओ को, एक्सीएन को फोन करके ठीक नहीं करा पाएंगे। पहले उसके लिए आपको 1912 पर शिकायत नोट करानी पड़ेगी, तभी आपके घर पे लाइनमैन आएगा, तभी आपके खंभे पर, आपके ट्रांसफार्मर पर लाइनमैन चढ़ेगा जब 1912 पर शिकायत नोट होगी। नहीं तो कहेगा पहले शिकायत कराओ। और जब शिकायत आज की तारीख में 1912 हो रही है तो हफ्तों ट्रांसफार्मर फूक जाते तो ठीक नहीं होते। तो आप सोचिए कि जब बिजली एक ऐसी चीज है कि अगर रात में 11 बजे 12 बजे खराब हो गई तो आदमी ना गर्मी में सो सकता है और ना परिवार सो पाएगा, बिलबिलाएगा। उसको तुरंत बिजली की जरूरत होती है। और अगर तुरंत बिजली ठीक नहीं हुई, अगले दिन ठीक हुई या अटेंड नहीं हो पाया, तब जिम्मेदारी कौन लेगा? बिजली विभाग ये कहता है कि हम वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं देंगे। भाई आप तुलना अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से करते हो और यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी घूसखोरी है, इतना खराब है सिस्टम कि यहाँ पर कोई भी 1912 पर सब शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी। उतने आदमी नहीं कि पहुंच पाएंगे वहां पर। तो आप उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को देखकर, जहां पर इतना सघन घनत्व वाली आबादी है, वहां पर ऐसे प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। और अगर आपने ये मान लिया है कि जैसे भी चले जनता झेल ही लेगी, तो भाई ठीक है, वो झेले। बदनामी और नाम के बीच सत्ता का यह खेल
हर युग में निरंतर चलता आया है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये नीचे बैठे लोग जान ही नहीं पाएंगे। पूरा बिजली विभाग सिस्टम के हवाले तो किया जा रहा है, लेकिन वो सिस्टम उतना क्षमतावान है कि उतनी शिकायतों पर एक साथ काम कर सके, जनता को राहत पहुंचा सके। जनता को इससे नहीं मतलब है कि आप कितने एक्सीएन रखते हैं, कितने एसडीओ रखते हैं, उसको बिजली मिलनी चाहिए, वो बिल देने को तैयार है। तो ये प्रयोग सफल होगा कि असफल, ये अफसरों को, सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि कुछ जिलों में चल रहा है, त्राही त्राही मची हुई है। अगर उससे सबक नहीं ले रहे हो तो फिर आगे गाड़ी तो गड्ढे में जानी ही है, तो डाल दो गड्ढे में। परिणाम तो हमेशा राजनीतिक लोग ही भोगते हैं। जब रिजर्व सीट की बात आती है तो हम आप दिमाग में लगाते हैं कि अच्छा ये विधानसभा या लोकसभा की कोई सीट होगी जो आरक्षित कर दी गई वर्ग विशेष के लिए, चाहे ओबीसी के लिए या एससी कैटेगरी के लिए या एससी एसटी के लिए। तो इस तरह की बातें तो हम सुनते हैं, लेकिन सरकारी सेवा में कोई पद आरक्षित हो जाए, वो भी संयोग से हो जाए, ये अपने आप में बड़ा चौंकाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक जगह ले चलेंगे जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर का जो पद है वो एक तरह से एससी वर्ग के अफसरों के लिए आरक्षित हो गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो सीपी पुलिस कमिश्नर की सीट है वो रिजर्व लगती है। वहां पर जितनी तैनाती होती है उसमें अधिकांश सब एससी वर्ग के अधिकारियों की तैनाती हो रही है। ऐसा वैसे संभव नहीं होता था, लेकिन कानपुर के मामले में ये संयोग बना है और हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। कानपुर में एक जात विशेष के आईपीएस अफसर लगातार तैनात हो रहे हैं। जब से यहाँ पर कमिश्नरेट बना है तब से यहाँ पर यह संयोग शुरू हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो इस पद पर आसीन होने वाले अफसर थे असीम अरुण, वो कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बने। उनके जाने के बाद विजय सिंह मीणा यहाँ पर कमिश्नर बनकर आए और वो भी उसी जाति के थे। फिर उसके बाद बीपी जोगदंड वो पुलिस कमिश्नर बनकर आए, वो भी एससी थे, दलित वर्ग से ही थे। लगातार 3, उसके बाद चौथे आर के स्वर्णकार आए, वो ओबीसी कैटेगरी के अफसर हैं। और स्वर्णकार के बाद अखिल कुमार एक ऐसे अफसर रहे जो जनरल कैटेगरी के हैं, और अखिल कुमार इकलौते ऐसे पुलिस कमिश्नर हैं जो जनरल कैटेगरी के कानपुर में रहे। और रघुवीर लाल जो अभी गए हैं ये फिर एससी वर्ग से आते हैं। तो आप ये देखिए कि अभी तक कानपुर में 6 पुलिस कमिश्नरों की सरकार ने तैनाती की है, उसमें से 4 जो है वो एससी वर्ग के अफसर हैं। सिर्फ एक जनरल कैटेगरी के अफसर अभी तक वहाँ पर तैनात हुए हैं। तो ये आप संयोग भी कह सकते हैं, सरकार की इसके पीछे कोई सोच है, ऐसी बात तो कोई दावे के साथ नहीं कही जा सकती। अब आज ये बात आई है तो हो सकता है डीजीपी मुख्यालय भी इस पर थोड़ा ध्यान दे। वैसे रघुवीर लाल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, कानपुर के 6ठे पुलिस कमिश्नर हैं और दलित जात के वो 4थे अफसर हैं। तो आपने कहीं सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक संयोग बना है कानपुर में। इसमें कोई बुराई नहीं है कि किस जात के अफसर वहाँ बार बार तैनात हो रहे हैं। अफसर को वैसे किसी जात में भी नहीं बांधा जाता है, लेकिन जब इस तरह के कोई घटनाक्रम रिपीट होने लगता है, तैनातियाँ लगातार होने लगती हैं, तो लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिए। अफसरों की तैनाती हमेशा गुण दोष के आधार पर सरकारें करती हैं। उनको ये लगता है कि जो अच्छा अफसर है उसे मौका दिया जाए। हालांकि बीजेपी की सरकार में कई बार दलितों की उपेक्षा का आरोप भी लगता है। शायद सरकार उसको ध्यान में ना रखती हो, लेकिन इस खबर के माध्यम से उसको कम से कम ये कहने का मौका तो अब मिल ही जाएगा कि भाई देखो, हमने एक जगह पर लगातार 4 अफसरों को एक समाज के वहां पर सबसे बड़ा पद दिया है। तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो कानपुर में काफी सार्थक हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के दिन इस समय थोड़ा खराब चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं। बुरे इस लिहाज से नहीं कि उनके मंत्री पद पे कोई खतरा है, बुरा इस लिहाज से है कि थोड़ा मंत्रियों का स्वास्थ्य लड़खड़ाने लगा है। और कहते हैं कि पड़ोसी का असर पड़ोसी पे चला जाता है, जिसके चलते एक मंत्री अस्पताल पहुंचा, उसके पीछे उसके दूसरे पड़ोसी मंत्री अस्पताल पहुंच गए। ऐसा लगता है कि मंत्रियों का जो स्वास्थ्य है, जो शरीर है, वो उनका साथ नहीं दे रहा है। अब यहाँ यह बात आती है कि मंत्री देखने पूरी तरह फिट नजर आते हैं, सुविधाएं भी भरपूर हैं, फिर आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या समस्या है, ऐसा क्या तनाव है जिसके चलते पता लगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया, इस तरह की बीमारी की खबर आ जाती है। सच्ची झूठी जो भी है, जांच में चीजें आती हैं, लेकिन जब एक नहीं दो मामला आ गया, तब यह सवाल उठता है कि भाई क्या मंत्रियों को भी कोई परेशानी होती है, कोई सियासी उलझन होती है जिसकी वजह से वो तनाव में रहते हैं और तनाव उनके दिमाग पर चला जाता है और वो चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, बीमार हो जा रहे हैं, अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री दिनेश सिंह और ओम प्रकाश राजभर ये अस्पताल पहुंच गए। दोनों बीमार होकर मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे। राजभर तो खुलेआम रहे, बहुत सारे लोग उनको देखने भी जाते रहे, पक्षाघात आया था बताते हैं। लेकिन दिनेश सिंह का मामला लोग बाद में जान पाए, वो मामला छुपा रहा। कहा जाता है कि दोनों मामलों में मिनी ब्रेन हेमरेज टाइप की कोई शिकायत थी। ओम प्रकाश राजभर को देखने के लिए मुख्यमंत्री भी गए, दोनों डिप्टी सीएम गए, पाठक जी तो उनको अस्पताल लेके गए भर्ती कराने। अब ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, बहुत बड़े विभाग के मंत्री हैं। और बड़ा जितना विभाग ताकतवर विभाग होता है, माना जाता है कि मंत्री उतने खुश होगा, संपन्न होगा। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा लग रहा है कि खुशी और संपन्नता में कोई आदमी को तो भाई ऐसे जो है पक्षाघात या हेमरेज नहीं होता है। कोई तनाव आ गया, कोई दबाव आ गया तभी होता है। और मिनिस्टर को कोई छोटा मोटा आदमी तो तनाव दे नहीं सकता है, देगा तो कोई बड़ा आदमी देगा। और वो गठबंधन के दल के हैं, दिनेश सिंह भी दिल्ली तक अपनी पकड़ रखते हैं और उनका कनेक्शन भी तगड़ा है। तो जो आदमी इतनी सुख सुविधाओं व्यवस्थाओं में हो, उसको कैसे इतना मानसिक तनाव हो जाता है। दिनेश सिंह चुपचाप, चूंकि उनका एक दिन पहले जन्मदिन था, उनके गांव पे रायबरेली में काफ़ी भीड़ थी और 3 तारीख के बाद वो 4 तारीख को पता लगा कि अस्पताल में एडमिट हो गई। दिनेश सिंह के पास उद्यान मंत्रालय है और मंडी का मंत्रालय है। मंडी में बताते हैं कि उनकी कुछ चलती नहीं है, उद्यान में घास फूस के अलावा कुछ है नहीं। तो जन्मदिन मना के खुशी खुशी धूमधाम से जो आदमी प्रसन्नता से अपने घर में से निकला हो, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। ये समस्याएं अचानक क्यों पैदा हो गई हैं। ये तो भला हो मेदांता का कि उस सब मंत्रियों को अपने यहाँ एक्मोडेट कर ले रहा है और सबका भरोसा है। और नहीं तो ये सब सरकारी में भाग जाते, वहाँ जाते ना, कहते फिर दिल्ली चलो। तो धीरे धीरे लोगों को जानकारी तो हो गई इन दोनों मंत्रियों की बीमारी की। अब कारण की जानकारी लोगों को नहीं हो पा रही है। कारण देखिए, मैंने फिर कहा आपसे कि छोटे मोटे लोग इनको तनाव नहीं दे सकते हैं, इनको तनाव बड़े मिलते हैं, बड़े के लेवल से। तो दोनों मंत्रियों में एक समानता यह है कि दोनों गौतमपल्ली में रहते हैं, दोनों का बंगला सटा सटा है। लेकिन ब्रेन हेमरेज पक्षाघात का वायरस ऐसा नहीं है कि एक कमरा से निकल के जाए, दूसरे कमरे में मच्छर की तरह काट ले और आपको भी हो जाए। एक को पड़ोसी की बीमारी हुई तो आपको भी हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये संयोग है। हालांकि दिनेश सिंह भी अभी 60 के अंदर हैं और ओम प्रकाश राजभर 60 के ऊपर हैं, फिट दोनों हैं एकदम, चलने फिरने में भी। ऐसे में बीमारी इतना तगड़ा झटका दे दे, इसकी उम्मीद नहीं थी। तो कुछ बात तो है जो छुपाई जा रही है, जो बताई नहीं जा रही है, और उसको दिल में रखकर घुटते रहे हैं। हालांकि घुटते घुटते 2 तो आ गए अस्पताल के बेड पे, पता नहीं कितना और घुट रहे हो। मंत्री तो 54-55 है,
तो दुइये के मामला आपके सामने आया है। कहीं कोई और ना बीमार पड़ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और त्योहारी सीजन, खुशी का माहौल, अच्छा दिन, नवरात्र, दिवाली, दशहरा, ऐसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब तनाव बड़े लेवल का है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते साहित्य की उस लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे जो तस्वीर के उन पहलुओं को दिखाता है कि जो लोग बुलंदी पर होते हैं, जो लोग मुस्कुराते हैं, उसके पीछे कई सारे दर्द छिपे होते हैं। बुलंदी पर पहुंचने के बाद उनके लिए धमाके भी बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं गिराने के लिए। उन सब से बच बचाकर दिल में कितनी बातों को छुपाकर मन में वो लेकर टहलते हैं और उसके बाद उनको झटके के रूप में इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो सुनिएगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, जो कल तलक मसीहा थे बीमार नज़र आते हैं और अपने ईमान की जो खाते थे कसमें तोड़ने को खुद ही अब सारे ईमान नज़र आते हैं। और झूठ से जिनको कभी नफरत बहुत थी, अब वो ही खुद झूठ की मीनार नज़र आते हैं। नमस्कार।